हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किसके निर्देशन में और किसने की थी? तो वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा पाकिस्तान के किस प्रांत और किस जिले में स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में। मोहनजोदड़ो किस प्रांत और किस जिले में स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसी एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किसने कहा था? पिगट ने। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? दाहिने तट पर। सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की तिथि किस काल के बीच की मानी जाती है? 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व। सिंधु सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन थी? मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक के आसपास के क्षेत्र में टिग्रिस, यूफ्रेटस या दजला फरात नदियों के बीच बसी थी और इसकी उपसंस्कृतियां थीं सुमेरियन, अक्कदियन, बेबीलोनियन और असीरियन। और मिस्र की सभ्यता अफ्रीका में नील नदी के किनारे। अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन कौन से स्थल पाए गए हैं? तो सोरतुहुई और मुंडीगाक। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी पूरा स्थल कौन है? तो सूतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये सबसे पूर्वी पूरा स्थल है। मांडा जम्मू कश्मीर में, ये सबसे उत्तरी पूरा स्थल है। और दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये सबसे दक्षिणी पूरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? इसका आकार कैसा है? तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और इसका आकार त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या किस प्रकार की मिश्रित प्रजाति की थी और मुख्य प्रजातियां कौन कौन थी? तो पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या कॉकेशियन, दूसरा भूमध्य सागरीय या इंडो यूरोपियन कैस्पियन, तीसरा अल्पाइन, चौथा मंगोलाइड। मोहनजोदड़ो के निवासी मुख्यतः किस प्रजाति के थे? भूमध्य सागरीय। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने और किस वर्ष दी थी? चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में। हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों को किस नाम से संबोधित किया गया है? पूर्वी टीला जिसे नगर टीला कहते हैं, पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला कहते हैं। हड़प्पा से कितने कक्षों वाले अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? उनका निर्माण कैसे किया गया था? तो 12 कक्ष वाले अन्नागार प्राप्त हुए हैं और 2 पंक्ति में हैं ये, और 6 कक्ष प्रत्येक पंक्ति में है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में स्थित कब्रिस्तान या शवाधान का नाम क्या है? समाधि या कब्रिस्तान R37। हड़प्पा में नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को किसने और क्या नाम दिया? तो व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया है। हड़प्पा से प्राप्त कुछ प्रमुख साक्ष्य या अवशेष कौन से हैं? तो बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, उर्वरता की देवी, तांबे का इक्का, सिक्का नहीं होगा, तांबे का इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के अवशेष। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज और किसने किस वर्ष की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक कौन सा है? इसके आयाम कितने हैं? तो वृहद स्नानागार, जिसकी लंबाई 55 मीटर, चौड़ाई 33 मीटर। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता था? धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अलावा कौन सी अन्य महत्वपूर्ण इमारत मिली है? विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सड़कों की प्रमुख विशेषता क्या थी? इन्हें क्या नाम दिया गया था? तो ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इन्हें ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को दूसरा क्या नाम दिया गया और क्यों? स्तूप टीला, क्योंकि कुषाण शासकों ने यहाँ स्तूप का निर्माण करवाया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख अवशेष कौन कौन से हैं? तो नृत्य करती हुई नारी, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, सूती कपड़े, कुंभकारों के भट्टे, आग से बनी पटरी, कुएं से प्राप्त नरकंकाल, एक घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य तथा कपास के सूत की भी प्राप्ति हुई है। यहाँ से वृषभ मुद्रा या कुबड़ वाले बैल की मुहर भी प्राप्त हुई है। और जो पशुपति शिव की मुहर जिस पर योगी की आकृति बनी है, उसके 3 मुख हैं, जो कि पालथी मारकर बैठा हुआ है, और उसके बाईं ओर गैंडा और भैंसा, दाईं ओर हाथी और बाघ, और उसके नीचे 2 हिरण बैठे हैं। और यहाँ से नाव की मोहरें या नाव की मॉडल चित्र मिले हैं मोहनजोदड़ो से, और ये लोथल से भी मिले हैं। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित चंदहूड़ों की सर्वप्रथम खोज किसने और किस वर्ष की थी? NG मजूमदार ने 1931 में। चंदहूड़ों का उत्खनन किसने और किस वर्ष करवाया था? मैके ने 1935-36 में।
चंदहूड़ों में सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त कौन सी उप संस्कृति के अवशेष मिले हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति या झूकर झांगर संस्कृति। चंदहूड़ो किस प्रकार का केंद्र था, वहाँ कौन कौन से काम होते थे? तो औद्योगिक केंद्र था यहाँ। ये मड़िकारी, मनके, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का कार्य होता था। मैके को चंदहूड़ो से कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई हैं? मनका बनाने का कारखाना, बीड फैक्ट्री, भट्टी। चंदहूड़ो से कौन कौन से सौंदर्य प्रसाधनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? लिपस्टिक आदि। चंदहूड़ो से और कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह। चंदहूड़ो से कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह। चंदहूड़ो से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? खिलौना व अलंकृत हाथी। चंदहूड़ो से कौन कौन से विशेष प्रकार की ईंटें मिली हैं, इसका क्या महत्व है? तो यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं और एकमात्र स्थान जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। चंदहूड़ो में किसी दुर्ग का अवशेष मिला है या नहीं? तो नहीं मिला है। ये एकमात्र स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का चंदहूड़ो जहाँ से किसी दुर्ग के अवशेष या साक्ष्य नहीं मिले। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल कहाँ है? तो गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर। लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? डॉक्टर SR राव ने। खंभात की खाड़ी के तट पर स्थित यह स्थल किस उद्देश्य के लिए प्रमुख था? पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से कौन कौन से महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं? फारस की मुद्रा, सील, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? जहाजों की गोदी, डॉकयार्ड। लोथल से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष कौन कौन से हैं? धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहरें, घोड़े की लघु मृण मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति, और 3 युगल समाधि। कालीबंगा में 1 युगल समाधि मिली है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा की खोज किसने की थी? लुइगी पियो टेस्सिटोरी। कालीबंगा को हड़प्पा स्थल के रूप में किसने पहचाना था? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा का उत्खनन किसने और किस वर्ष आरंभ किया? BB लाल एवं BK थापर 1960 में। कालीबंगा के पूर्वी और पश्चिमी टीले किस प्रकार सुरक्षित थे? अलग अलग सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। कालीबंगा के पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर किस संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता के नीचे प्राक सिंधु संस्कृति की। और कालीबंगा से कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे हल के साक्ष्य, जुते हुए खेत अर्थात कृषि के साक्ष्य। कालीबंगा के सभी घरों से कुएं के साक्ष्य मिले हैं और एक 2 सींग वाले देवता का मिट्टी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा के भवन निर्माण में क्या अंतर था? मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था भवनों के निर्माण में और कालीबंगा में कच्ची ईंटों का। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग किन निर्माणों में किया गया था? नालियों, कुओं और स्नानागार के निर्माण में। कालीबंगा से किस प्रकार के कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तरह कालीबंगा में टीले किस प्रकार के पाए गए हैं? तो यहाँ भी इनकी तरह ही पूर्वी टीला बड़ा है और पश्चिमी टीला छोटा। कालीबंगा के पश्चिमी टीले को क्या नाम दिया गया है? वहाँ से किस घटना का साक्ष्य मिला है? तो पश्चिमी टीले को नाम दिया गया है कालीबंगा प्रथम। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से कौन कौन से प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए हैं? सिलखड़ी, मिट्टी की मोहरें, मृदभांड के टुकड़े। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ। धौलावीरा की खोज किसने किस वर्ष की थी? JP जोशी ने 1968 में। धौलावीरा का उत्खनन किसने किस वर्ष करवाया? RS बिष्ट ने 1990 में। धौलावीरा नगर किस आकार का था? इसे किन भागों में विभाजित किया गया था या कितने भागों में? तो ये आयताकार नगर था और इसे 3 भागों में विभाजित किया था, किला, मध्य नगर और निचला नगर। धौलावीरा में किस प्रकार की जल संरचना मिला है? वहाँ के निवासी किससे परिचित थे? तो यहाँ एक विशाल जलाशय मिला है और यहाँ के निवासी उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। धौलावीरा में कौन सा विशेष शिलालेख मिला है? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और यहीं से एक विशाल जलाशय जो कि शैलकृत जलकुंड मिला है। यहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी। बांध, नहर, वास्तुशिल्प कला एवं तकनीकी के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। सुरकोटड़ा नगर को किन भागों में विभाजित किया गया था? 2 भाग में, दुर्गीकृत भाग, आवास क्षेत्र। दुर्गीकृत नहीं, इनको गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित किया गया था सुरकोटड़ा को। सुरकोटड़ा के कब्रिस्तान से किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कलश, समाधान। सुरकोटड़ा से किस जानवर की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? घोड़े की अस्थियों के। और लोथल में घोड़े की टेराकोटा या मिट्टी की मूर्ति मिली है। और लोथल से एक चीज का और साक्ष्य मिला है, हाथी दांत का पैमाना। दहमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे।
दहमाबाद का सिंधु सभ्यता में क्या महत्व है? ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल। दहमाबाद से कौन कौन सी क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए? तो रथ चलाते हुए मनुष्य और सांड तथा गैंडा, ये सारी आकृतियां प्राप्त हुई। दहमाबाद से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए? मृदभांड, सेंधा लिपि की मुहर, तश्तरी, प्याले। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे। राखी गढ़ी भारत में क्या महत्व है? भारत में सबसे बड़ा सिंधु स्थल है। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल है। रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर। रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। रोपड़ की खोज किसने और किस वर्ष की थी? बीबी लाल ने 1950 में। रोपड़ का उत्खनन किसने और किस काल में करवाया? यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 55 के बीच। रोपड़ से किस प्रकार के दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। रंगपुर से कौन कौन सी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो प्राक सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता। रंगपुर से किन किन अनाजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चावल, बाजरा और ज्वार के। विभिन्न हड़प्पा स्थलों की स्थिति किन नदियों के किनारे है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, कालीबंगा घग्गर के किनारे, राखीगढ़ी बनावली घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे, दहमाबाद प्रवरा की नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सूतका गेंडोर दश्क नदी के किनारे, भगवानपुर सरस्वती नदी के किनारे। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, हिंडन नदी के किनारे। हुलास कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। हुलास से कौन सा एक विशेष साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सिंधी लिपि युक्त ठप्पा। सूतका गेंडोर कहाँ स्थित है? दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान में, दाश्क नदी के किनारे। सूतका गेंडोर की खोज हड़प्पा स्थल के रूप में किसने किस वर्ष की थी? 1927 में, ऑरेल स्टीन ने। सूतका गेंडोर का दुर्ग कहाँ स्थित है? प्राकृतिक चट्टान के ऊपर। सोतका कोह कहाँ स्थित है? सूतका गेंडोर के पूर्व में। सोतका कोह की खोज किसने और किस वर्ष की थी? जीएफ डेल्फ ने 1962 में। सोतका कोह से कितने टीले प्राप्त हुए हैं? दो टीले। बालाकोट का बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र में क्या महत्व था? ये एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता। बालाकोट से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा कालीन। बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग कौन था? सीप उद्योग। बालाकोट से किस प्रकार के अवशेष काफी मात्रा में प्राप्त हुए हैं? सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, पूर्व में हिसार जिले के अंतर्गत। बनावली का उत्खनन किसने और किस वर्ष में करवाया? आर एस बिष्ट ने 1974 से 77 के दौरान। बनावली से संस्कृति के कौन कौन से स्तर प्रकाश में आए हैं? प्राक सिंधु, विकसित सिंधु, उत्तर सिंधु। बनावली की सड़कों की क्या विशेषता है? ये नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं स्टार शेप में। बनावली से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मोहरे, बटखरे, हल की आकृति के खिलौने, तांबे के बाण, लाजवर्द, कर्नेलियल के मनके, लेकिन मुख्य रूप से जो मिला है, जो महत्वपूर्ण है, पक्की मिट्टी का बना हल। भगवानपुरा कहाँ स्थित है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, सरस्वती नदी के किनारे पर। भगवानपुरा का उत्खनन किसने करवाया था? जेपी जोशी ने। भगवानपुरा से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? सफेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, कांच और मिट्टी के चित्रित मनके। मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे पर। मांडा का उत्खनन किसने किस वर्ष करवाया? जेपी जोशी और मधुबाला ने 1982 में। मांडा से कौन कौन से सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं? तो प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तरकालीन सैंधव। मांडा से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? पकी हुई मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, हड्डी के नुकीले बाण, कांच से निर्मित पेंचदार पिन, आधी अधूरी मुहर, चर्ट ब्लेड। सिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से मानव समाधानों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? यहाँ से खुदाई में 125 मानव समाधान मिले हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? नील नदी की द्रोणी। मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? इराक तथा सीरिया कुवैत के क्षेत्र में, दजला, फरात या टिग्रिस यूफ्रेटस नदियों के आसपास। और मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन सभ्यता आती थी, एक उसकी संस्कृति थी। तो सुमेरियन और अक्कादियन, बेबीलोनियन, असीरियन, ये क्रमशः 4 संस्कृतियां मेसोपोटामिया के अंतर्गत आती हैं। सुमेरियन सभ्यता के लोगों का विश्व इतिहास में क्या महत्वपूर्ण योगदान था? तो प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि के आविष्कारक ये लिपि थी, क्यूनिफॉर्म लिपि। और 60 के आधार पर इन्होंने गिनती प्रणाली की शुरू की। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों के आधार पर सैंधव सभ्यता के बारे में क्या अनुमान लगाया जाता है? कि ये सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सैंधव लोग किस प्रकार का भोजन करते थे? शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार। सैंधव लोगों के वस्त्र किस प्रकार के होते थे? ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार। सिंधु सभ्यता में आभूषण कौन पहनता था? पुरुष महिला दोनों।
यहाँ कंठहार गले में। सिंधु सभ्यता में भुजबंद, जो एक प्रकार का गहन आभूषण था, बाजू में पहना जाता था। हंसुली गले के निचले हिस्से में। करधनी कमर में। सिंधु सभ्यता में आभूषण बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग होता था? सोना, चांदी, तांबा, कांसा। सिंधु सभ्यता में किन पदार्थों से आभूषण बनाए जाते थे? हाथी दांत, मनके। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। सिंधु सभ्यता का सबसे लोकप्रिय आभूषण कौन सा था? करधनी। ये मनकों से बनाई जाती थी। सैंधव काल में प्रमुख खेल कौन सा था? पासा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न था गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता में धान की भूसी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से। ये सौराष्ट्र गुजरात। लोथल से किस फसल के अवशेष मिले हैं? चावल के। लोथल और चंदहूड़ों से किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए थे? इनके क्या उपयोग है? वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट अनाज पीसने के लिए। कपास की खेती सर्वप्रथम किसने शुरू की? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने। भारत में कपास की खेती कब प्रारंभ हुई? 3000 ईस्वी पूर्व। मिस्र में कपास की खेती कब प्रारंभ हुई? 2500 ईस्वी पूर्व। भारत से कपास ग्रीस पहुंचने पर उसे क्या कहा गया? ग्रीस के लोग कपास को सिंडन कहते थे, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता से आई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और सुरकोटड़ा से किस जानवर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? कुबड़दार ऊंट के। लोथल, कालीबंगा, सुरकोटड़ा से घोड़े से संबंधित कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मिट्टी की मूर्ति, हड्डी और जबड़े के साक्ष्य। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है लोथल से, हड्डियां और जबड़े के अवशेष मिले हैं हड्डियां और जबड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटड़ा से। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग कौन सा था और क्यों? वस्त्र उद्योग, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से वस्त्र से संबंधित कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तांबे के उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा। लोथल और चंदोड़ों में कौन सा प्रमुख उद्योग होता था? मनके, मोतियों को बनाने का कार्य। लोथल और बालाकोट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? सीप उद्योग। सिंधु घाटी सभ्यता में लेन देन की व्यवस्था कैसी थी? यहाँ सिक्कों का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में लाजवर्द क्या था? तो ये कीमती नीला पत्थर था। इसे इंग्लिश में लैपिस लजूली भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाजवर्द अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोटुगुई कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। और ये क्या था? एक हड़प्पा का व्यापारिक केंद्र। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो लाजवर्द अफगानिस्तान से आता था, तो ये एक ट्रेडिंग पोस्ट के रूप में काम करता था। लाजवर्द की मुख्य खदानें कहाँ स्थित है? बदख्शा, अफगानिस्तान में। बदख्शा किस लिए प्रसिद्ध था? लाजवर्द की खदान के लिए। हड़प्पा से लाजवर्द के कौन कौन से अवशेष मिले हैं? मनके और आभूषण। मोहनजोदड़ो से लाजवर्द के कौन कौन से अवशेष मिले हैं? मनके एवं आभूषण। लाजवर्द के अवशेष मिलने से क्या सिद्ध होता है कि इसका आयात किया जाता था अफगानिस्तान से। चट क्या है? कठोर पत्थर। इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? बाट और ब्लेड बनाने के लिए। चट का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है? रोहरी पहाड़ियाँ। ये कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान में। चट के बाट किस आकार के होते थे? क्यूबिकल, चौक। चंदहूड़ो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? पत्थर के मनके और औजार के निर्माण के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? खेतड़ी, राजस्थान की खदानों से। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा किन विदेशी क्षेत्रों से मंगवाते थे? बलूचिस्तान, ओमान से। सिंधु सभ्यता में तांबे की आपूर्ति मुख्य रूप से कौन करता था? तो खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान ओमान से भी आता था। सिंधु घाटी सभ्यता में टिन कहाँ से प्राप्त होता था? ईरान, अफगानिस्तान। टिन का उपयोग सिंधु सभ्यता में किस लिए किया जाता था? कांसा बनाने के लिए। तांबा और टिन मिला के कांस्य बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता में धातुओं के आयात का क्या महत्व था? सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी कहाँ से प्राप्त होती थी? तो राजस्थान के जावर और अजमेर की खदानों से। सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी किन विदेशी क्षेत्रों से मंगाई जाती थी? ईरान और अफगानिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में गोमत कहाँ से प्राप्त किया जाता था? गोमत, गुजरात से। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना कहाँ से प्राप्त होता था? दक्षिण भारत में कर्नाटक से। शिलाजीत कहाँ से प्राप्त होता था? हिमालय से। सिंधु घाटी सभ्यता में सीसा, लेड कहाँ से प्राप्त होता था? अजमेर, राजस्थान से तथा ईरान, अफगानिस्तान से भी आता था। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू के पलड़े कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में तराजू के पलड़े किससे बने होते थे? हाथी दांत से। सिंधु सभ्यता में बाट मुख्यतः किस आकार के होते थे? घनाकार और बेलनाकार, ढोलाकार, वृत्ताकार के भी बाट मिले हैं। सारगोन, यूगिन, सुमेरियन लेख से क्या ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के मेसोपोटामिया सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे? मेलुहा क्या है? मेलुहा सिंधु सभ्यता का वह नाम जो बाहरी दुनिया, विशेषकर मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा दिया गया। दिलमुल की पहचान किस स्थान से की गई है? तो फारस की खाड़ी, बहरीन से। सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुन को किन किन नामों से वर्णित किया गया है? साफ सुथरे नगरों का स्थान, सूर्योदय का क्षेत्र, हाथियों का देश। सिंधु सभ्यता के मिस्र से व्यापारिक संबंध का प्रमाण किससे मिलता है? लोथल से प्राप्त मम्मी की आकृति से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त संयुक्त पशु मूर्ति की क्या विशेषता है? उसका शरीर भेड़ का है तथा मस्तक सूरदार हाथी का।
हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में कौन कौन सी मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं? दो सिर रहित मानव मूर्तियाँ। सैंधव काल में धातु मूर्तियाँ किस विधि से बनाई जाती थी? लुप्त मोम, लॉस्ट वैक्स विधि से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है? कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। लोथल और कालीबंगा से कौन कौन सी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो लोथल से कुत्ते की मूर्ति और कालीबंगा से तांबे की मूर्ति। चंदोड़ो से कौन सी प्रमुख खिलौना मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियाँ। सिंधु सभ्यता में मृण मूर्तियों या मिट्टी की मूर्तियों किनकी किनकी प्राप्त हुई है? तो स्त्री की, पुरुषों की और पक्षियों की, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या है पशु पक्षियों की, और उसके बाद फिर स्त्रियों की मूर्तियाँ हैं, फिर पुरुषों की। सिंधु सभ्यता में मृण मानव मूर्तियों में अधिकांशतः किसकी हैं? स्त्रियों की। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रकार की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? पशु पक्षियों की। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें किससे बनी हुई हैं? सैलकड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें किन किन पदार्थों की बनी हुई हैं? तो कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद आदि से। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का आकार क्या है? चौकोर। सिंधु सभ्यता में मोहरें किन किन अन्य आकारों की मिली हैं? घनाकार, गोलाकार, बेलनाकार। सिंधु सभ्यता में मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका पाया गया है? एक श्रृंगी पशु का। सिंधु सभ्यता में मोहरों पर एक श्रृंगी पशु के बाद किसका अंकन मिलता है सबसे ज़्यादा? तो कुबड़ वाले बैल का। और कुबड़ वाले बैल के साक्ष्यों में मिले हैं कालीबंगा से। सॉरी, कुबड़ वाले बैल की मुद्रा की प्राप्ति या वृषभ मुद्रा या कुबड़ वाले बैल की जो मुहर है, ये मिली है मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में पशुपति शिव का प्रमाण किससे मिला है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर जिस पर एक योगी की आकृति बनी है। मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर योगी के चारों ओर कौन से पशु अंकित हैं? तो बाईं ओर बाघ और हाथी, दाईं ओर गैंडा और भैंसा। पशुपति मुहर में सिंहासन के नीचे कौन से पशु बने हैं? दो हिरण। पशुपति मुहर में योगी के सिर पर कैसा आभूषण है? त्रिशूल जैसा। पशुपति मुहर में योगी के कितने मुख दर्शाए गए हैं? 3 मुख। पशुपति मुहर को रुद्र शिव से किसने संबोधित किया है? मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता के मृतभांड मुख्यतः किस रंग के होते थे? लाल या गुलाबी रंग के। सिंधु सभ्यता के मृतभांडों पर चित्रकारी कैसे की जाती थी? तो लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में बर्तनों पर किन किन जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का अंकन मिलता है? मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का। सिंधु घाटी सभ्यता के मृतभांडों में प्रमुख कौन कौन से थे? तो मर्तबान, कटोरे, तस्तरियाँ, थालियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष और स्त्री कौन कौन से आभूषण पहनते थे? सोने और चांदी के आभूषण के अलावा हाथी दांत, शंख आदि के आभूषण भी तैयार किए जाते थे। सिंधु सभ्यता में प्रमुख किसकी पूजा होती थी? मातृदेवी की पूजा। हड़प्पा से प्राप्त स्त्री की मूर्ति में क्या दर्शाया गया है? गर्भ से निकलता पौधा, संभवतः उर्वरता की देवी। लोग इस देवी को किस रूप में पूजते थे? उसी तरह जैसे कि मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी मात्र देवी शिव के अलावा किसकी पूजा करते थे? पशु पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल और कालीबंगा बनावली किस स्थल से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड तथा यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता में शव संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा। हालांकि इसके अपवाद भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता में कालीबंगा, रोपड़, लोथल में शव संस्कार की दिशा क्या थी? कालीबंगा में उत्तर से दक्षिण, रोपड़ में पश्चिम से पूर्व, लोथल में पूर्व से पश्चिम। भावलपुर में किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आंशिक समाधिकरण के। सिंधु सभ्यता में जो मृतभांड मिले हैं वो लाल रंग के हैं, उन पे काले रंग की चित्रकारी है। और ताम्रपाषाण के जो मृतभांड हैं वो लाल काले रंग के हैं, जिन पे सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। और जो आर्यन या वैदिक काल के मृतभांड हैं ये धूसर हैं या ग्रे स्लेटी रंग के रूप में। सिंधु सभ्यता के मृतभांड को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। बिना डिजाइन वाले हैं एक, और दूसरे चित्रित मृतभांड। यहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी परंतु पूजा का स्थान नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़, बकरी, एक श्रृंगी बेल, एक श्रृंगी पशु और भैंसा, घड़ियाल आदि के साक्ष्य मिले हैं। देसलपुर जो कि गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में, धौलावीरा कच्छ में है, लोथल अहमदाबाद में है, पाडरी और सूरकोटड़ा भी गुजरात में ही है, लेकिन सूरकोटड़ा कच्छ में है। मोहन जोदड़ो, चंदहूड़ो, कोटतीजी सिंध पाकिस्तान में है, हुलास सहारनपुर में, आलमगीरपुर मेरठ में, मांडी मुजफ्फरनगर में, और मांडा जम्मू एंड कश्मीर में, सिनौली बागपत में, राखीगढ़ी बनावली में, सिनौली बागपत उत्तर प्रदेश में, राखीगढ़ी बनावली बालू हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, दधेरी रोपड़ पंजाब में। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े पूरा स्थल तो राखीगढ़ी
उसके बाद मोहनजोदड़ो, फिर तीसरे नंबर पे हड़प्पा, चौथे नंबर पे गनेरी वाला, पाँचवें नंबर पे धौलावीरा, छठे नंबर पे कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में ये है कि मूर्ति पूजा होती थी, स्त्री मूर्तियों से पता चलता है, मोहरों से। शिव पुरुष की उपासना भी होती थी, अग्निकुंड वेदिकाएं भी मिली हैं, मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने से ये पता चलता है कि आत्मा में विश्वास था। देवी देवताओं दोनों की भी पूजा करते थे। पशुपति शिव अर्थात पुरुष, मातृदेवी, लिंग, योनि की भी पूजा होती थी, नाग की भी पूजा होती थी, पीपल नीम के पेड़ की भी पूजा होती थी, परंतु कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के 2वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में हिंद और यवन शासकों ने जारी किए थे। हड़प्पा के लोग जो परिचित थे, सोना, चांदी, तांबा, टिन, कांसा, सीसा, चर्ट, लाजवर्द जो कि बदख्शा के सोर्तगोई अफगानिस्तान से आता था, सेलखड़ी, गोमेद, लोथल से 3 युगल समाधियां मिली हैं, कालीबंगा से 1, राखीगढ़ी से 1। मुहरों पर घोड़े का चित्र नहीं मिला है, परंतु अस्थियां मिली हैं सुरकोटरा से। और गाय के अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु मुहर नहीं मिली है। गाय घोड़ा दोनों के अवशेष मिले हैं, परंतु मुहर नहीं मिली है। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रलेखीय लिपि थी।